तो द ग्लोब ट्रॉटर इवेंट में हमें वाराणसी का पहला कंसेप्ट रील देखने को मिला और जितने डिटेल से भरा काम डायरेक्टर एस राजामौली का होता है उसमें मेरे जैसे फैंस खुद को रोक नहीं पाते इस कंसेप्ट रील को ब्रेक डाउन करने से। और आज मैं इस वीडियो में यही करने वाला हूँ। तो वाराणसी मूवी आ रही है 2027 में, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं एस राजामौली। फिल्म में मेन लीड प्ले कर रहे हैं सुपरस्टार ऑफ टॉलीवुड महेश बाबू। महेश बाबू के लिए कहा जा रहा है कि वो यहाँ डुअल रोल प्ले कर रहे हैं, एक रुद्रा और एक राम। प्रियंका चोपड़ा जोनस प्ले कर रही हैं मंदाकिनी का रोल और पृथ्वीराज सुकुमारन प्ले कर रहे हैं मूवी के विलन कुंभा का रोल। इस मूवी को राजामौली बता रहे हैं कि ये एक ग्लोब ट्रोटिंग एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसके रूट्स जुड़े होंगे इंडियन कल्चर के थीम से और इसके स्ट्रक्चर और इमोशनल टोन का इंस्पिरेशन लिया गया है क्लासिक एडवेंचर सिनेमा से, जहाँ राजामौली ने इंडियाना जोन्स फ्रेंचाइजी का मेंशन भी किया, स्पेशली इंडियाना जोन्स रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क का। और ये समझ भी आ रहा है इस पूरे कंसेप्ट रील को देखकर। तो आइए इसका ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो ये कंसेप्ट रील शुरू हो रहा है 512 सीई के वाराणसी के दिखने से। अब अभी चल रहा है 2025 सीई, यानी ये अभी से 1513 साल पहले का वाराणसी है। अब ये बहुत डिफरेंट टाइम था। वाराणसी बहुत पुरानी जगह है। हमारे धर्म के अनुसार इसे ढूंढा है भगवान शिव ने और मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम रुद्रा है। तो इसका सेंस बनता है कि मूवी का बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा है वाराणसी से, जहां 512 सीई में हम यहाँ बीच में एक आग देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि रामोजी फिल्म सिटी में काशी का एक एलैबोरेट सेट बनाया गया है। काशी वाराणसी का पुराना नाम है। अब यहाँ जो ये आग दिख रही है इसके बारे में हमें अगले कंसेप्ट में पता चलता है, जहाँ हम देख सकते हैं ऋषि मुनियों को यज्ञ करते हुए। अब इस यज्ञ की अग्नि में हमें दिख रहा है एक जलता हुआ एस्टेरॉइड का टुकड़ा, जिसके बारे में अगले सीन में दिखाया जा रहा है कि वो हिस्सा है एस्टेरॉइड शंभावी का, जो 2027 सी में अर्थ की तरफ आ रहा है। 2027 में ही ये मूवी हमारे सामने आएगी, यानी ये करंट इवेंट को दर्शा रहा है। अब इस पूरी मूवी का सबसे मेन फोकस शायद ये एस्टेरॉइड ही है, क्योंकि ये हमें मूवी के टाइटल में भी दिख रहा है, जो कि शायद 2027 में आ रहा है वाराणसी की तरफ। तो 2027 में इसका यहाँ आना बताता है करंट प्रॉब्लम के बारे में। अब अगले सीन में ट्रांजिशन दिखाया गया है एस्टेरॉइड से ग्लेशियर के टुकड़े में, जहां हम देखते हैं अंटार्कटिका में रॉस आइस शेल्फ। एक आइस शेल्फ बर्फ की मोटी परत को कहा जाता है। रॉस आइस शेल्फ अंटार्कटिका का सबसे बड़ा आइस शेल्फ है, जिसका सिर्फ 10% हिस्सा ऊपर दिख रहा है, जबकि इसका 90% हिस्सा नीचे पानी में है। ये रीजन है कि जब आगे कैमरा अंडर वाटर जाता है तो हमें आइस शेल्फ का बड़ा सा हिस्सा दिखता है, जिसमें एक दो हिस्सों में बटा हुआ शिप फ्रीज हो रखा है। अब ऐसा असली में नहीं है रॉस आइस शेल्फ में, पर यहाँ इस मूवी की स्टोरी में जरूर कोई बैक स्टोरी होगी इस शिप की, और शायद इसी शिप के लिए पिछले शॉट में लोग इस पर चढ़ रहे हैं। अब यहाँ सबसे ऊपर हमारा हीरो रुद्रा है, जिससे शायद बाकी लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ गिर रहे हैं नीचे, जो कि शायद गिर कर ही शिप को डिस्कवर करे। तो अभी तक वाराणसी से हम अंटार्कटिका आ चुके हैं। अब हम आगे जा रहे हैं अफ्रीका के एम्बोसली विल्डरनेस में। इस जगह को कॉमनली जाना जाता है एम्बोसली नेशनल पार्क के नाम से। ये एक यूनिक इकोसिस्टम है अफ्रीका में, जिसे प्रोटेक्ट किया जाता है। आप हमारे हीरो को यहाँ उड़ते हुए देख सकते हो। वैसे अगर आप ध्यान दोगे तो आप हमारे हीरो को ऑलमोस्ट हर फ्रेम में स्पॉट कर सकते हो। तभी तो यहाँ ग्लोब ट्रॉटर और टाइम ट्रॉटर वर्ड यूज किया गया है। ग्लोब ट्रॉटर का मतलब होता है वो जो बहुत सारे देश घूम चुका हो, और टाइम ट्रॉटर का मतलब है जो समय में घूम चुका है, जिसका मतलब ये एक टाइम ट्रैवल मूवी भी होने वाली है। अब इस विल्डरनेस से हमें माउंट किलिमंजारो दिख रहा है, और अगले शॉट में हमें रात का नजारा मिल रहा है किलिमंजारो का, जहां कई सारे हिप्पोपोटामस एक बंदर के पीछे हैं। और यहां आप हमारे हीरो को देख सकते हो एक रोप पकड़े। इसके आगे हम आ गए हैं वनांचल के उग्रभट्टी केव्स में। वनांचल जिसका मतलब है एरिया ऑफ फॉरेस्ट। झारखंड जब बिहार से अलग किया गया था तो इस स्टेट का पहले यही नाम रखा गया था, वनांचल। यहाँ दिखने वाली देवी है देवी छिन्नमस्ता काली। इन्हीं को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। ये देवी और यहाँ जो हो रहा है उससे जुड़ी कई कहानियां हैं। बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ये कुंडलिनी यानी हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को जगाने के बारे में है, जिसका आखिरी रास्ता है खुद को सैक्रिफाइस करना, खुद को मारना नहीं, अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना, जिसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ और भी कई मतलब निकल कर आते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप सिर्फ मूवी की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेम है इस पूरे कंसेप्ट रील का। ऐसा कहा जा रहा है कि वनांचल एक ब्रिज की तरह काम करेगा
टाइम ट्रैवलिंग के लिए, ताकि हमारा मेन कैरेक्टर रुद्र एक युग से दूसरे युग में जा सके। इसीलिए आगे त्रेता युग में आप रुद्र को नोटिस करोगे विलन कुंभ के साथ। हम इसीलिए यहाँ प्रियंका चोपड़ा की कैरेक्टर मंदाकिनी को नीचे गिरते देख रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो एक युग से दूसरे युग में आ रही है। आप यहाँ हमारे हीरो को भी नोटिस कर सकते हो। प्लस प्रियंका चोपड़ा का जो पोस्टर सामने आया था वो शायद इसी केव का है जहां वो बीच गन फायर में इन्वॉल्व है। अगला शॉट मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग शॉट है इस पूरे कंसेप्ट रील का। हमें त्रेता युग में लंका नगरी दिख रही है, जिसके लिए यहाँ कहा गया है कि ये लड़ाई 7200 BCE में हुई है, यानी आज से 9225 साल पहले। अब टाइमलाइन के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, शायद किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता। कई पंडित इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, पर एक चीज हमें यहाँ पता है कि हमें यहाँ रामायण का युद्ध कांड का हिस्सा दिख रहा है, जहाँ हम हनुमान जी को अपने आप को बड़ा करके हाथों में पेड़ लिए हुए देख सकते हैं, जो कि वो फेंकने की तैयारी कर रहे होंगे कुंभकर्ण पर। यहाँ हनुमान जी की बड़ी सी पूंछ पर हम एक रथ देख सकते हैं जिसे चला रहा है हमारा हीरो रुद्र, और उस रथ के पीछे है मूवी का विलन कुंभ, और आगे पूरी वानर सेना ने उठा रखा है प्रभु राम को, जो कि हाथ में बड़े से पत्थर उठाए कुंभकर्ण को खत्म करेंगे अपनी तीर से। ये नजारा बहुत ही एपिक है, और वानरों का राम जी को उठाना मुझे याद दिला रहा है एंटमैन द वॉस्प क्वांटमेनिया वाला सीन, जहां स्कॉट को कई सारे उसके वेरिएंट्स ने उठा रखा था। ऑब्वियसली इन दोनों सीन का इंस्पिरेशन आता है नेचर से, जहां एंट्स अपने गुच्छे से ब्रिज बनाते हैं। यहाँ प्रभु राम का रोल भी शायद महेश बाबू ही प्ले करेंगे। इसी सीन में जहाँ प्रभु राम तीर चला रहे हैं, उस तीर की नोक पर एक नीली लाइट जल रही है, और तभी ट्रांजिशन हो रहा है वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर। अब ये जो अस्त्र है प्रभु राम के हाथ में, वो है इंद्रास्त्र। इसी से राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया था। राम जी ने पहले कुंभकर्ण का हाथ काटा था वायु अस्त्र से, तो ऐसी थ्योरी आ रही है कि मूवी का विलन कुंभ भी इसीलिए हैंडीकैप्ड है, और अब उसे इन अस्त्र तक पहुंचना है खुद को ठीक करने के लिए। जहां ये जो ट्रांजिशन है राम जी के तीर का मणिकर्णिका घाट में दिखने वाले ब्लू लाइट पर, ये इंद्रास्त्र एक्टिवेट हो रहा है, पर अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। मणिकर्णिका घाट की बात करें तो ये मरघट है जहां लोगों का अंतिम संस्कार होता है। इस घाट का बहुत महत्व है हमारे धर्म में, जहां कहा जाता है कि माता सती के कान के आभूषण यहीं गिरे थे, जिससे यहाँ एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। इसके ठीक बाद हमें दिखता है हमारा हीरो रुद्र, जिसके हाथ में है त्रिशूल, और वो सवार है जिस पर प्रभु शिव सवार हुआ करते थे, नंदी महाराज। यहाँ रुद्र के शरीर पर चोट के निशान है, पर वो नंदी महाराज पर सवार होकर आगे बढ़ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली मूवी के विलन की तरफ, जो कि शायद रुद्र के साथ ग्लोब ट्रॉटिंग और टाइम ट्रॉटिंग करके खुद को बहुत पावरफुल बना चुका है। तो ये था ब्रेकडाउन मेरी तरफ से वाराणसी टू द वर्ल्ड ग्लिम्स का। मेरे हिसाब से एसएस राजामौली हमें अच्छा खासा धार्मिक इंसान बनाकर ही छोड़ेंगे। मैं ऑलरेडी बाहुबली पार्ट 1 में शिवा के शिवलिंग को उठाकर पानी के नीचे रखने वाले सीन का फैन हूँ, और आरआरआर में रामचरण के कैरेक्टर का प्रभु राम के लुक में सामने आना, इसका भी फैन हूँ। ये सारे सीन्स ऑलरेडी हम फैंस के रोंगटे खड़े कर चुके हैं। अभी ये कंसेप्ट लिटरली हम फैंस के लिए हमारे रूट्स को एक साइफाई एपिक में प्रेजेंट कर रही है, और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आयरनी ये है कि एसएस राजामौली के भगवानों को इतने ब्यूटीफुली दर्शाए जाने के बाद भी वो अपने रिमार्क की वजह से एक बैकलैश का शिकार हो गए, पर देखो उनकी भक्ति उनके काम में दिखती है। इन सब के ऊपर ये मूवी इंडिया की दूसरी मूवी होगी जो आईमैक्स के लिए फिल्म होगी। पहली रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 है, जो कि 2026 और 2027 में आएगी। पर आप मुझे बताओ कि आपका वाराणसी के ग्लिम्स के बारे में क्या कहना है? क्या हम फैंस 2 साल वेट कर पाएंगे इस मूवी का? क्या ये मूवी हमसे हमारी धार्मिक किताबें वापस खुलवा देगी? आइए इसके बारे में कमेंट से बात करें। ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।